बिग बैंग थ्योरी। एक धमाका हुआ जिसके बाद कायनात सारी तश्कील में आई। कुरान के अंदर पहले से हमें बताया अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया और वही है जो उसको एक्सपैंड कर रहा है। काबा असल में उस जगह के ऊपर वाक़ई है जहाँ पर आसमानों में बैतुल मामूर है। नंबर 19 को कुरान प्रूव करता है कि इसके पीछे कुछ सीक्रेट है। 2 वर्सेस थी कुरान की, वो थ्योरी ऑफ 19 में नहीं आ रही थी। उसने ये कह दिया कि ये 2 वर्सेस कुरान की है ही नहीं। जो एक्टर हैं जावेद अख्तर क्लेम करते हैं कि मैं एक एथिस्ट हूँ और बहुत सारे लोग ओपनली क्लेम करते हैं कि मैं एक एथिस्ट हूँ। अनु कपूर एक बहुत फेमस एक्टर है, वो बताते हैं कि उनकी शबानाज में से शादी कब हुई थी व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन हिज काउच ड्रंक। इस्लाम और हिंदुइज्म में भी कहा जाता है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। ये प्रोफेसीज मिलेंगी कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया पे भेजे गए थे तो वो श्रीलंका में उतरे थे। श्रीलंका पहले हिंदुस्तान का पार्ट था। जो लोहा है इस दुनिया का नहीं है, वो किसी और प्लैनेट से आया है। गोल्ड भी इस दुनिया का नहीं है। आज के दौर में होने वाली साइंस की जदीद रिसर्चेस का जिक्र हमें कुरान पाक में भी मिलता है। क्या लोहा, पानी और सोना इस प्लैनेट नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट से आए हैं? नंबर 19 का जिक्र कुरान पाक में भी है और साइंस भी इसको जादुई नंबर क्यों मानती है? क्या दिमाग की तरह दिल की भी मेमोरी होती है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। पॉडकास्ट में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये अब बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाने लगा है कि कुछ साइंटिफिक मिरेकल्स हैं जो कुरान के जरिए साबित होते हैं। कुछ चंद एक का मैं भी आपसे सवाल करती हूँ जिनको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाता है। एक ये कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी, एक धमाका हुआ जिसके बाद कायनात सारी तश्कील में आई। साइंस तो इस बात को मानती है, मजहब क्या कहता है इस बात? बिग बैंग इज ए थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुरान की आयत की इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये जो बिग बैंग इसके अंदर बताया गया है अलबत्ता है तो ये थ्योरी। मैं इसके मुतबादिल भी आपको एक थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। फ्रेड हॉयल एक साइंटिस्ट हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। ही वॉज नॉट कन्विंस्ड ऑफ द बिग बैंग थ्योरी, वो नहीं मानते थे इसको। उनकी अपनी थ्योरी थी बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे एग्री ऑन दैट। वास्ट मेजोरिटी ऑफ द साइंटिस्ट they agree that Big Bang was a reality. इसी तरह से सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया it is we who have united the heavens and the earth and we set them asunder, और हमने उसको अलग कर दिया। तो दैट इज द ज़ाहिरी मीनिंग के अंदर से तो ये पता चलता है कि इसके बारे में इसका कोई शक नहीं है कि इसमें बिग बैंग का ही जिक्र है। ऐसे ही। तो ये हमें ज़ाहिरी मीनिंग के अंदर तो पता चल गया। नाउ दैट दिस इज थ्योरी एंड इट इज बीइंग मेंशन्ड इन द कुरान, इट इज फॉर अस टू एक्सेप्ट एंड पॉन्डर अपॉन इट। दैट्स इट। आप एक रिसर्चर हैं, एक ऑथर भी है। अगर इसी टॉपिक पे मैं सबसे पहले आपसे ही पूछती हूँ कि कुछ ऐसे साइंटिफिक मिरेकल्स हैं जिनको कुरान प्रूव करता है, जिनको आप भी मानते हैं, तो कुछ का जिक्र कर सकते हैं आप? कुछ चीज़ें जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, सबसे बड़ी तो है वो एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी इज द मोस्ट फेमस वन बिकॉज एम्ब्रियोलॉजी के बारे में सबसे पहले कीथ मोर साइंटिस्ट है, वॉज वेरी फेमस। मज़े की बात है मेडिकल में भी इसके अंदर जो फर्स्ट में सबसे पहली बुक पढ़ाई जाती है ना एम्ब्रियोलॉजी की, वो कीथ मोर की होती है, उसको हम KLM बोलते हैं। तो कीथ मोर ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेवोल्यूशन लोगों को बताई थी। उन्होंने थोड़ी सी स्टडी की, कुरान को भी स्टडी किया उन्होंने। उसके बाद ही सेड कि द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव डिडक्टेड फ्रॉम कुरान इट मैचेस मॉडर्न साइंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो उसके बाद उन्होंने एक बुक, उसको इस्लामिक एडिशन उसको नाम कहते हैं, उनकी बुक का नाम है द डेवलपिंग ह्यूमन। उसका एक इस्लामिक एडिशन है, सऊदी अरेबिया से पब्लिश हुआ था विद द फुटनोट्स ऑफ कीथ मोर हिमसेल्फ। एंड उसने उसमें एक एक पॉइंट जो कुरानिक वर्स में, बेसिकली कुरान में 3 स्टेजेस बताई गई हैं एम्ब्रियोलॉजी की। सबसे पहले अलका एंड फिर मुदगा और फिर इजामा, ये 3 स्टेजेस हैं। तो इन तमाम स्टेजेस को उन्होंने बयान किया है कि हाउ द क्लिंगिंग मास develops inside the fetus, the placenta, and then उसके बाद वो कैसे अपनी developing stages से गुजरता है और फिर developing human, उसको एक उसकी बुक का नाम देकर उन्होंने बताया। तो I would say सबसे ज़्यादा जो फेमस, सबसे ज़्यादा एक मेरे नज़दीक भी जो फैसिनेटिंग फील्ड है वो एम्ब्रियोलॉजी है, मैं जिसको बिज़राती तौर पे समझता हूँ। बाकी एस्ट्रोफिजिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है। ये तो मेरी फील्ड से रिलेटेड तो मुझे तो ये लगती है, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स लोगों के लिए, फिजिक्स वैसे भी नेचर की सारी साइंस है। एग्जैक्टली। एस्ट्रोफिजिक्स तो फिर कायनात से मुतल्लिक है, फिर तो यूनिवर्स से मुतल्लिक है, और यूनिवर्स में एक का तो जिक्र हमने कर दिया। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है। अब एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स की भी जो आयत है वो इसी तरह से है कि अल्लाह ने सिर्फ आसमान का जिक्र किया कि स्काइज को हमने बनाया, वी मेड द स्काइज एंड वी आर हु इज एक्सपेंडिंग इट। वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। एक और पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो कायनात, जैसे मैंने कहा कि वो फैल रही है, बिल्कुल ऐसे और इसकी एक मिसाल ये, जैसे मैंने टेबल स्प्रेड की एक मिसाल है कि अगर टेबल स्प्रेड पड़ा हुआ है कोई यहाँ पे, उसके दरमियान की जो चीज़ें हैं, जब आप दस्तरखान को खींचेंगे तो जो दरमियान की चीज़ें वो करीब आती जाएंगी। यूनिवर्स का फैब्रिक भी इसी तरह से है
यानी इसकी साइंटिफिक एविडेंस ये होती है कि आपकी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, साइंटिफिक एविडेंस है द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। तो इसका मतलब है जो हमारे जो करीब तरीन गैलेक्सी है ना, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इसी तरह से जो हमारी जो करीब तरीन गैलेक्सी, अगर आपके पास कोई अच्छी टेलीस्कोप है 900 फोकल लेंथ की अगर की आपके पास है तो आपको नजर आ जाएगी, वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो आपके करीब तरीन है। और ये साइंटिफिकली एक एजम्पशन है, एक मेजरमेंट्स है कि विद इन 2 बिलियन ईयर्स वो आपकी और मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकरा जाएंगी। तो वाई? बिकॉज दे आर कमिंग क्लोजर, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स हो रही है। तो ये कुरान के अंदर पहले से हमें बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया और वही है जो उसको एक्सपैंड कर रहा है। बिल्कुल। So that is how these, I would say, these are facts which are foretold at that particular time, जब हम सोच भी नहीं सकते थे कि साइंटिफिक एडवांसमेंट इस हद तक नहीं थी कि यहाँ पे कुछ सोच भी सके इस बारे में। तो ये फैसिनेटिंग तो है, अगर आप इसको मिरेकल का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप एक डॉक्टर हैं तो आपको ऑब्वियसली मेडिकल की फील्ड से तो इंटरेस्ट होगा। एक ये भी बात की जाती है कि इंसान यही समझता था कि सिर्फ दिमाग की मेमोरी है आपकी, लेकिन अब ये कहा जाता है कि दिल की भी एक मेमोरी है, और अल्लाह ने भी कुरान में कहा है कि हम दिल में वसवसे डालते हैं, और दिल, तो ये भी बात प्रूव होती है कि दिल की मेमोरी है, और इस बात को साइंस भी मानती है और कुरान से भी प्रूफ होती है। अच्छा, हम जब सोचते हैं ना तो जहन में जो सोचने का मैकेनिज्म है ना वो न्यूरॉन्स की वजह से होता है। न्यूरॉन से न्यूरल सिनेप्स बनता है और उसकी नतीजे में थॉट्स बनती हैं। ऐसे ही अब जो हार्ट है ना उसके अपने 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं। नो अदर ऑर्गन इन द बॉडी, कि बॉडी में कोई और ऑर्गन ऐसा नहीं होता जिसके इतने न्यूरॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक हार्ट जो है उसका अपना न्यूरल सिनेप्स है जो कि उसका थिंकिंग, उसकी वर्किंग को डिटरमिन करता है। वैसे तो हार्ट इनवॉलंटरी ऑर्गन है, मतलब है कि हम अब ये नहीं कहते कि हार्ट भी धड़को तो वो धड़के नहीं, वो खुद ब खुद धड़कता है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते ना कि दिल का काम ही सिर्फ ब्लड सप्लाई करना है। Exactly. या सिर्फ धड़कना ये जो धड़कने का काम है ना ये तो उसे ब्रेन ही करवाता है। मतलब कहने का मकसद ये कि वो तो ब्रेन करवा, वो वहां से होता है। लेकिन जो थॉट्स होती हैं हार्ट की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरह हज के अंदर कि जो ये आंखें हैं ये अंधी नहीं होती, ये दिल है जो अंधे होते हैं। तो मतलब ये है कि जो दिल है उसके अंदर अपनी कैपेसिटी होती है देखने की। इसका मकसद ये कहने का वो खुद सोच, और साइंटिफिक मॉडर्न साइंस आपको बता रही है कि हार्ट के अपने 40,000 न्यूरॉन्स हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर अपनी एबिलिटी है, अपनी एबिलिटी है तो थॉट प्रोसेस उसका कुछ है जिसको हम इतना ही अभी तक जान पाए हैं। उस थॉट प्रोसेस होता किस तरह से है, कुछ रिसर्चेस इस बारे में हैं ज़रूर, लेकिन वो मेन स्ट्रीम नहीं है इतनी। फॉर एग्जांपल कुछ हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स ऐसे उनसे पूछा गया, एक क्वेश्चन कुछ उनसे किया गया कि आप कैसा फील करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें जो पुराना जिसका ये हार्ट है उसकी कुछ मेमोरीज अपने अंदर फील होती हैं। तो मतलब ये है कि दे हैड द मेमोरीज इन देयर हार्ट, उनकी मेमोरीज उनके हार्ट में थी। तो मतलब ये है कि हार्ट हैज़ इट्स ओन मेमोरी, इसको हार्ट ब्रेन भी कहते हैं, और फिर उसका अपना एक न्यूरल नेटवर्क है जिसके ज़रिए से वो सोचता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही आपको बताया कि आपका जो हार्ट है वो जो है उसके अंदर एबिलिटी मैंने दी है, ब्रेन की भी एबिलिटी है, वी आर नॉट अंडरमाइनिंग दैट। बट अल्लाह ने जो आयत बताई है वो तो सबको पता था, ग्रीक्स को भी पता था कि ब्रेन सोच रहा है, लेकिन हार्ट सोच रहा है ये किसको पता था? ये आपको कुरान ने बताया। तो दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ये ऑब्वियस भी है कि जो कायनात में सारी चीज़ें मोस्टली है वो सर्कुलर मोशन में है। प्लैनेट्स जो है हमारे वो भी सर्कुलर मोशन में है, एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं। और उस तरह से अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जिस तरह से एक एटम है उसका न्यूक्लियस है, उसके गिर्द प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो घूम रहे हैं। ये बात साइंस मानती है। लेकिन इस्लाम में कहा जाता है कि जो खाना काबा का तवाफ है बेसिकली वो एक मॉडल है और उसको पूरी कायनात जो है वो फॉलो कर रही है। अच्छा, ये बात एक लॉन्ग शॉट हो सकती है वैसे, लेकिन आई वुड से कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। जो गैलेक्सीज हैं वो स्पाइरल भी होती हैं, वो राउंड सर्कुलर मोशन में होती हैं, और जो सर्कमएम्बुलेशन है यानी जो काबे का जो तवाफ होता है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज होता है। तो जो मैकेनिज्म है वो तो सेम है, उसमें तो शक कोई नहीं है। हम इसको अगर रिलेट करना चाहें कि गैलेक्सी, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आ सकता है, हर चीज़ कुरान में, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे उनका नाम था पॉल डिरैक। पॉल डिरैक ने एक चीज़ बताई थी, उसने कहा था, एक बहुत प्यारी उसने बात कही थी कि गॉड यूज ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स टू मेक द यूनिवर्स। उसने उसके बाद एक थ्योरी है जिसको कहते हैं एक फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं, एक थ्योरी है जिसको गोल्डन रेशो भी कहते हैं, यानी 1.168 आपको हर जगह पे मिलेगी। यानी हर चीज़ जो कायनात के अंदर मौजूद है वो इसी रेशो के तहत है, इसके बगैर नहीं है। और ये रेशो आपको कुरान में भी सेम टू सेम मिलेगी। आपकी कैलकुलेशन जो है आपको मैथमेटिकली आप अगर देखेंगे तो आपको यही सीक्वेंस कुरान में भी मिलेगा, यही सीक्वेंस आपको एक बटरफ्लाई के अंदर भी मिलेगा, यही सीक्वेंस आपको फिबोनाची सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड द गोल्डन रेशो, ये आपको कायनात की हर चीज़ में, यूनिवर्स
यूनिवर्स में, और आपको यहाँ पर हर एनिमल में, प्लांट में, हर जगह पे यही सीक्वेंस मिलेगा। देयर इज, आपको फ्लावर्स का जो सीक्वेंस है, कभी उसको अगर देखें उसके पेटल्स को, वो भी फिबोनाची सीक्वेंस है। तो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो सीक्वेंस है। और पॉल डिराक की बात फिर पता चलती है कि उसने कहा था गॉड यूज ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स टू मेक। तो मैथमेटिक्स एक ही जगह कॉन्स्टेंट है। आपको यहाँ से पता चलता है कि खुदा ने जो तख्लीक की है वो कितनी प्रिसाइज और कितनी उस अंदाज में की है जो कि इंतहाई खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसे। और ये भी कहा जाता है ना कि जो काबा की एनर्जी होती है वो बाकी सारी कायनात की एनर्जी को जो होती है वो बैलेंस करती है, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है और दुनिया जो है क्लॉकवाइज बाकी मोशन हो रहा है। काबा वाज एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन अर्थ, देयर इज नो बेशक, कोई डाउट अबाउट डाउट इट। नहीं। काबा असल में उस जगह के ऊपर वाक़ई है जहाँ पर आसमानों में, हदीस में आता है, बैतुल मामूर है, आसमानों में भी एक काबा है, वहाँ पे फरिश्ते, पैरेलल यूनिवर्स में जो हम कहते वहाँ हैं पे ना, भी एक काबा है। तो देयर इज सम कनेक्शन, देयर इज सम मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन, इसमें तो शक नहीं है। और वो कनेक्शन किस तरह से बनता है, ज़ाहिर है उसमें मैटर और एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ से तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं, बट टू रिलेट इट 100%, अगेन आई एम सेइंग, टू मेक अ थ्योरी आउट ऑफ इट, आई वुड be a little cautious about it being a scientist. I cannot do this. I would just say it is fascinating. It is for us, maybe इतनी हमारे पास अभी साइंटिफिक टूल्स इतने हैं जिससे हम जान सकते हैं। कंफर्म करने वाले टूल्स अभी आएंगे तो इंशाल्लाह तब कंफर्म भी हो जाएगा। तो साइंस पैरेलल यूनिवर्स के बारे में क्या कहती है? जैसे कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो ज़िंदगी हम यहाँ पर जी रहे हैं इस दुनिया में, वो उस दुनिया की रेप्लिका है जो हम दूसरी दुनिया में गुजार चुके हैं पैरेलल यूनिवर्स में। अच्छा, इसमें दो थ्योरीज आएंगी। एक तो होती है उसको मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर है, और एक होती है मल्टीवर्स थ्योरी। वो फिक्शन के अंदर भी है, मार्वल यूनिवर्स के अंदर भी है। वैसे भी इट इज़ अ थ्योरी कि मल्टीवर्स। लेकिन मोस्टली ये बात है कि जो फिल्म्स में चीज़ें दिखाई जाती है ना, वो कहीं ना कहीं सच होती है, क्योंकि राई होती है तो पहाड़ बनता है। फिक्शन साइंस साई-फाई जो होती है वो होती ही तब है जब उसके पीछे अप्लाइड साइंस की कोई ना कोई थ्योरी होती है। ऐसे उसके बगैर साइंस फिक्शन नहीं हो सकती। उसको आप थोड़ा सा ड्रामेटाइज ज़रूर कर देते हैं, लेकिन होती ज़रूर है, फ्लेवर ऐड हो जाता है उसके अंदर। लेकिन मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन आपको क्वांटम मैकेनिक्स में यही बताता है कि आपका जो मैटर एनर्जी है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट, वो इनफ नहीं है कि आपकी इस यूनिवर्स का जो मैकेनिज्म चलाने के लिए। तो इसके अंदर एक दो चीज़ें आती हैं, अगर नाजरीन की इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ सिर्फ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। यानी आपकी जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, दैट इज़ एन एविडेंस बेसिकली फॉर ए पैरेलल यूनिवर्स, फॉर द मल्टीवर्स। हमने उसको फाइंड आउट करने के, अगेन मैं कहता हूँ कि टूल्स अभी नहीं है। लार्ज हैडरन कोलाइडर है स्विट्जरलैंड बर्न के अंदर, जिसके नतीजे में हमें एक गॉड पार्टिकल मिला था। गॉड पार्टिकल उसको कहते हैं, वो पार्टिकल जिसके जरिए से मैटर को अपना मास मिलता है, तो वो मिला था। लेकिन उसकी भी अब बहुत अभी लिमिटेशन है, हमारे पास इतने टूल्स नहीं है। लेकिन इसमें शक नहीं, इस्लामिकली अगर मैं देखूँ तो देयर आर मल्टीवर्सेस, व्हाई नॉट। अब जन्नत और जहन्नम कहाँ पर है? इस दुनिया पे तो नहीं है, तो कहाँ पर है? किसी और यूनिवर्स में है। क्या है, सात आसमान है, सात ज़मीन है, सात जहान है। एग्जैक्टली। तो इस्लामिकली तो ये पहले से ही बता दिया गया कि वो तो है ही है। हमें तो कोई ईमान के तौर पे तो शक नहीं है। साइंस के तौर के ऊपर भी हमारे पास वेल इक्विप्ड थ्योरीज मौजूद हैं। एक्सपेरिमेंटली आई वुड से विल टेक अ लिटिल टाइम टू कंफर्म इट, बट थ्योरीज आर एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू मी। एक ये भी थ्योरी होती है पैरेलल यूनिवर्स से, क्योंकि सवाल रिलेटेड है कि जो ख्वाबों की दुनिया है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन की, जब हम बात करते हैं, ख्वाबों की ताबीर की बात करते हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि हमें ऐसे ख्वाब आते हैं जो हमें लगता है कि वो पहले हम देख चुके हैं या वो ज़िंदगी में हमारे साथ हो चुकी है वो बात, वो हम पैरेलल यूनिवर्स में हमने वो चीज़ की होती है। अच्छा, ये वैसे तो डेजा वू भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन डेजा वू के अलावा मॉडर्न टर्म है। यस ऑफ कोर्स, लेकिन देयर इज अ प्रॉपर मेथड टू इट। There is a proper method to even test that. There are some dreamers, उनका एक स्पेशली उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ड्रीम करें और उसके बाद उस ड्रीम वॉकिंग करें, उसको ड्रीम वॉकिंग बोलते हैं। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंटली उनसे पूछा जाता है ड्रीम वॉकिंग सिखाकर कि आपने क्या किया, आप जब ड्रीम में थे, व्हाट डिड यू फील एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो वो फिर आपको बताते हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं अभी सोया भी हूँ, बट आई वॉज ऑल्सो ड्रीमिंग। तो उस फेज के अंदर आपको पता चलता है कि आपको जो ड्रीम है उसकी रियलिटी आपकी इस जो दुनिया के अंदर है उससे रिलेट करती है। यानी आप जो ड्रीम देख रहे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे डेजा वो आपको यही फील करवाता है ना कि ये चीज़ पहले हो चुकी है, वट एवर आई एम सेइंग। तो वो आपको करता है कि आपकी एक यूनिवर्स जो आपके दिमाग के अंदर है, वो यूनिवर्स जो कि स्पिरिचुअल है। अगेन आई एम सेइंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल यूनिवर्स में और स्पिरिचुअल यूनिवर्स में थोड़ा फ़र्क है। ड्रीम इज़ रिलेटिंग टू द स्पिरिचुअल यूनिवर्स। तो स्पिरिचुअलिटी के अगर मैं एतबार से देखूँ तो आपकी बहुत सी इंस्पिरेशन है। एक हदीस भी है कि मोमिन का जो सच्चा ख्वाब है वो नबूवत का 46 पार्ट है। सुभान अल्लाह। यानी ये सही हदीस है कि जो एक मोमिन को सच्चा ख्वाब आता है वो तो नबूवत का हिस्सा होने का क्या मतलब है? इट इज़ रिवील्ड
इट इज़ रिवील्ड बाय गॉड ऑलमाइटी, जो कि डायरेक्टली इंसान को ख्वाब में बता देता है किसी चीज़ के बारे में। तो ये तो हमें रिलीजन से भी पता चलता है कि आपका ख्वाब आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस है। और फिर उस पे वो हम पे डिपेंड करता है कि हम ख्वाब जो है किसी दानिश्वर को बताते हैं जो उसकी सही ताबीर बताए या नहीं, या हम उससे क्या मतलब जो है वो लेते हैं। इंटरप्रेटिंग द ड्रीम इज ऑल्सो अ साइंस। इसकी भी साइंस होती है, इसके अंदर भी होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं। बहुत फेमस, सबसे फेमस जो इस्लामिक इंटरप्रेटर थे उनका नाम था इब्ने सीरीन। इब्ने सीरीन वॉज ए ताबी, तो वो उनकी बुक भी है ताबीर रोया के नाम से, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के नाम से। तो बहुत अलग बुक है, वो भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो ज़रूर पढ़ें। और ड्रीम्स की भी तो कितनी टाइप्स हैं, हाँ उस जी, हिसाब पे डिपेंड करता है ड्रीम किस टाइम पे देखा, वो डिपेंड करता है That's true. ड्रीम में कौन सा कलर उसके देखा अंदर कौन से कपड़े पहने, ये भी इंपॉर्टेंट है। कपड़ों के बारे में भी हदीस आती है कि किसी ने लंबे कपड़े पहने हैं ना ड्रीम के अंदर, तो हदीस में आता है कि जितना लंबे कपड़े होंगे उतना आपका ईमान ज़्यादा पुख्ता है। इस बात की दलील है कि आपका ईमान ज़्यादा है जितने लंबे कपड़े होंगे। तो उसके अंदर हदीस में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो इट इज़ फॉर इंटरेस्ट, अगर किसी को हो तो ज़रूर पढ़ें ये चीज़। थैंक यू सो मच, ये आपने गाइड भी किया। अच्छा, अभी ना आपने एक बात की थी गॉड पार्टिकल की, तो उससे अब जैसे कि साइंस कहती है कि ब्लैक होल है और इंसान उसको कहता है कि वो एक पोर्टल है दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। 2019 में जो है ब्लैक होल की हमने पिक्चर देखी और उसके बाद से ब्लैक होल पे रिसर्च शुरू होगी, फिर पता चला एक ब्लैक होल नहीं है, ज़्यादा ब्लैक होल है। तो इस बात पे इत्तेफाक करते हैं, जिसको साइंस कहती है कि वो ब्लैक होल है वो इस्लाम में एक पोर्टल हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है सबसे पहले तो कि जो ब्लैक होल है उसके बारे में कि वो एक पोर्टल या वॉर्म होल, जिसको जो साइंटिफिक वर्ड है वो वॉर्म होल है या पोर्टल हो सकता है कि नहीं, ये भी थ्योरेटिकली अगर आप इंटरस्टेलर के अतबार से साइंस फिक्शन में देखेंगे तो है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप उसमें गए ही नहीं, आपको पता नहीं कि उसमें है क्या है। लेकिन जहाँ तक हिग्स बोसन की बात है, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसन, वो आपको एक क्वांटम वर्ल्ड का बता रहा है। जो ये वाला पार्ट है ये रिलेटिव वर्ल्ड का, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। आइंस्टाइन की जो फिजिक्स थी वो रिलेटिविटी थी, और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो नील्स बोर की फिजिक्स थी। हालांकि दोनों ने आपस में बहुत डिस्कशन की, बहुत बहसें इनकी होती थी, बहुत फेमस पढ़ने वाली बातें इन्होंने की है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि क्या ये हो सकता है। लेकिन जो फैब्रिक है ना यूनिवर्स का, उसके अंदर बेसिक बात ये है कि इस फैब्रिक ये बना हुआ है ग्रेविटेशनल वेव से। ग्रेविटेशनल वेव में जब इतनी एनर्जी, इतने मैटर का कोई होल बन जाए, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, तो उसमें वो होल बन जाता है जिसके ज़रिए से फैब्रिक के नीचे क्या है आपने जाकर तो देखा नहीं, पता नहीं है। मे बी जब आप एक फैब्रिक को ब्रीच कर रहे हैं तो उसके अदर साइड के ऊपर दूसरा फैब्रिक होगा, उसके अदर साइड के ऊपर दूसरी यूनिवर्सिटी होगी। इट्स वेरी सिंपल टू डिडक्ट दैट। लेकिन ये पॉइंट है कि कुरान के अंदर भी एक आयत आती है सूरह वाक़िया के अंदर, वो है फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, हम कसम खा रहे हैं सितारों के डूबने की जगह की, जहाँ पर सितारे कहने वाली थी। तो ये एक वर्स है जो कि बहुत ज़ाहिरी मीनिंग्स के अंदर आपको लगता है कि ये ब्लैक होल के बारे में है, कि जहाँ पर सितारे डूब रहे हैं और ब्लैक होल के अंदर ही डूबते हैं। मज़े की बात है वो होता भी सितारे ही है। ये मैं कहने लगी थी कि यहाँ से ही कह देते वैलिडेशन कह ले एक तरह की, या तो मिलती है या तो कह लें कि एविडेंस मिलता है कि मिरेकल जो है फिर बात की जाती है कि यहाँ से प्रूव होता है। अभी हमने सितारों की डूबने की बात की तो उनके पैदा होने की भी बात की। कहा जाता है कि नेबुला जो है उसकी गुलाब जैसी शेप है, जिसको साइंस कहती है या मानती है मोस्ट प्रोबेबली। और ये कहा जाता है कि कुरान में भी यही बात की गई है कि नेबुला की शेप जो है वो गुलाब के फूल जैसी वो रोजेट नेबुला है जिसके बारे में आपने जिक्र किया। रोजेट नेबुला के बारे में नासा के बहुत लेटेस्ट इमेजेस हैं, बहुत अच्छे, बड़े प्यारे हैं, खूबसूरत है। पहली चीज़, इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी। सेकेंडली, इट इज़ समटाइम्स बीइंग मेंशन्ड इन द कुरान एज वेल। अब यहाँ पर ये है कि ये जो नेबुला होता है ना, ये एक नहीं होता, इस बहुत होते हैं, न्यूमरस है और बल्कि इन्फिनिट है। क्योंकि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स इज़ इन्फिनिट, तो जो नेबुलास होंगे वो भी इन्फिनिट ही होंगे। तो एक जो रोजेट नेबुला है वो रोज शेप का है। इसी तरह से जैसे बहुत मुख्तलिफ, जैसे जो प्राइमरी नेबुला ना, अगर आप उसकी बात करें, प्राइमरी नेबुला वो है जो फटा था, बिग बैंग हुआ था ना, वो प्राइमरी था। उसके नतीजे में जो कुछ बना था इस दुनिया के अंदर वो उस प्राइमरी नेबुला से बना था। उसके बाद जो सेलेस्टियल बॉडीज़ बनी थी, यूनिवर्सेस बनी थी, मुख्तलिफ गैलेक्सीज बनी थी, तो उनकी जो शेप्स हैं, जैसे मैंने बताया शुरू में कि स्पायरल शेप गैलेक्सी भी होती है, इसी तरह से एंड्रोमेडा है जैसे स्पायरल शेप होती है, तो उसमें रोजेट भी, जो रोज शेप है, वो गैलेक्सी भी नेबुला मौजूद है। तो इसलिए एक ऐसा ज़रूर मिलता है, बल्कि न्यूमरस से उनकी मुख्तलिफ शक्लें भी मिलती हैं, तो एक तो ज़रूर है, इसको तो हम कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी ना आपने गोल्डन रेशियो की एक बात की थी, तो ये भी हम सुनते हैं कि कुछ मैथमेटिकल मिरेकल्स है जिनको कुरान प्रूव करता है। ये कहा जाता है कि नंबर 19 को कुरान प्रूव करता है कि इसके पीछे कुछ सीक्रेट है। अच्छा, इसको थ्योरी ऑफ 19 बोलते हैं। थ्योरी ऑफ 19 बेसिकली जो फर्स्ट टाइम जिसने डेवलप की थी उनका नाम था
राशिद अल खलीफा। ये असल में एक रिसर्चर ही थे, राशिद अल खलीफा। इन्होंने जब ये कुरान को मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की, तो ही केम अप टू दिस कंक्लूजन के 19 नंबर बड़ा इसमें क्रूशल है। यानी आपको बहुत सी चीज़ों के ऊपर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ये एक चीज़ नहीं। पहली चीज़ है कि 19 इज़ नॉट जस्ट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इट इज़ फॉर डिवीजन एज वेल। मल्टीप्लिकेशन में भी होगा 19 का कहीं ना कहीं अदद आ जाएगा। ये थ्योरी ऑफ 19 है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये 19 नहीं होगा, लेकिन उसका 19 का मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल हो सकता है उसका किसी ना किसी तरह पे, आप किसी वर्स, लेकिन उसने अप्लाई किया पूरे कुरान पे, पहली सूरत से लेकर आखिरी सूरत तक, कि आपको ये सारी की सारी जो कुरानिक वर्सेस हैं, कभी इनको जमा करके इनके साथ जो है वो 19 से मल्टीप्लाई किया तो एक ही आंसर आया, फिर इसको डिवीजन की उसकी किसी वर्सेस की, उसके बाद उसका भी वही आंसर आया। लेकिन एक जगह पे जैसे मैंने कहा ना कि दो धारी तलवार है। साइंस, मैथमेटिक्स इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी अ साइंस। ये एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ फिर एक जगह पर आकर राशिद अल खलीफा को, कि उसकी जो 2 वर्सेस थी कुरान की, वो थ्योरी ऑफ 19 में नहीं आ रही थी। उसने ये कह दिया कि ये 2 वर्सेस कुरान की है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत कॉशियस रहना चाहिए। आप, अच्छी बात है, आपका अगर ईमान बढ़ता है, इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती कि आप कुरान को साइंटिफिक पैराडाइम में देखें। लेकिन इसको ये ना समझें कि मेरे ऊपर वही नाजिल हो रही है, वही जिसके ऊपर नाजिल हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। हमने सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। आप देखें वो थ्योरी ऑफ 19 में वो 2 आयात नहीं है, तो उसने कहा ये तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि मेरी थ्योरी में नहीं आ रही। तो ये प्रॉब्लम थी, और वो फिर एक कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी बन गई फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते। लेकिन हैविंग सेड सो, इट्स फैसिनेटिंग। इस पार्ट को अगर निकाल दें, इस कंट्रोवर्शियल पार्ट को, तो फिर ये थ्योरी ऑफ 19 बहुत, इसके ऊपर जेनर सैलिस टर्किश एक स्कॉलर हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ 19 के ऊपर। और उन्होंने ये जो पार्ट था कंट्रोवर्शियल, वो हज़फ कर दिया था। तो आप वो अगर पढ़ लें, इसको छोड़ दें, ये जो कि कंट्रोवर्शियल हो गया था, तो वो पढ़ लें तो वो बहुत अच्छा है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आप फैसिनेट हुए बगैर नहीं रहेंगे। इट इज़ मिरेकलस अकॉर्डिंग टू मी। एक बांग्लादेश के स्कॉलर हैं, उन्होंने तो बाकायदा कुरान की साइंटिफिक तफसीर लिखी है 3 वॉल्यूम्स के अंदर। हर कुरानिक वर्स में, हर जो साइंटिफिक वर्स है, कुछ कहते हैं 1000 के करीब वर्सेस हैं, तो उन्होंने उसकी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन की है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ लिखेंगे तो आ जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग योर ईमान आप पढ़ना चाहें, तो आपके लिए इससे बेहतर हो ही कुछ नहीं सकता। और इस दौर के अंदर जब लोग इस्लाम पे ऐसे ऐसे इतराज़ कर रहे हैं, एथीज़म इज़ ऑन इट्स राइज, व्हाई? लोगों को समझ नहीं लगता कुरान। तो ये चीज़ बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हैबिट सेट्स को ये इतना मार्जिन ज़रूर रखें कि कुछ बदल जाए तो आपका ईमान ना हिले। ये ना हो कि ईमान बदलना पड़ जाए कि मैंने तो ये सोचा था, अब वो चीज़ बदल गई, आप क्या होगा, ये ना हो, बस इतना मार्जिन रखें। एथिज्म की बात आपने की। अब सोसाइटी में जैसे कि कहा जाता है कि जो एक्टर हैं जावेद अख्तर, वो भी क्लेम करते हैं कि मैं एक एथिस्ट हूँ, और बहुत सारे लोग ओपनली क्लेम करते हैं कि मैं एक एथिस्ट हूँ। क्या वजह समझते हैं आप इसकी, और एथिस्ट का क्या बिलीफ है? सबसे पहले ये भी ऑडियंस के लिए देखें, एक तो बहुत अहम चीज़ है कि इसी तरह जावेद भी और इसी तरह से नसीरुद्दीन शाह भी ने भी रिसेंटली ये बयान दिया। मतलब ये है कि एक छोटी सी स्टोरी है, मतलब एथिज्म का ना बहुत डीप कनेक्शन आपकी इमोशंस के साथ होता है। आपको कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा एथिज्म का ओरिजिन क्या है? असल में तो वैसे तो कुरान में भी है, अल्लाह ने कुछ आयात में ये भी कहा है कि जो हमारी आयात का इनकार करते हैं, तो उसके बारे में भी वर्ड इल्हाद का यूज़ हुआ है कुरान में। लेकिन अभी आकर जो एथिज्म हम देख रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न एथिज्म, न्यू एथिज्म। न्यू एथिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, वो साइंस से थोड़ा सा मुतासिर है। यानी साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स ने, जैसे फ्रेडरिक नीचा बहुत फेमस ऑथर थे, इसी तरह से बर्ट्रैंड रसल थे, ब्रिटिश फिलोसोफर थे, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी। बेसिकली हम जो देखते हैं ना, जो हम दुनिया का इस वक्त जो शक्ल देख रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस हुई थी उन ऑथर्स, उन मुफक्किरीन के काम के नतीजे में। जैसे लेनिन कौन था, लेनिनिज्म कहाँ से आया? मार्क कौन था, मार्क्सिज्म कहाँ से आया? एक एक बंदा था जिसने काम किया, पूरा सिस्टम बन गया उसके काम के ऊपर। इसी तरह से जो एथिज्म है ना, मॉडर्न एथिज्म या न्यू एथिज्म है, वो भी इन लोगों की, नीचा जैसे मैंने बोला जर्मन फिलोसोफर थे, ब्रिटिश फिलोसोफर थे, इसी तरह से रसल। आने वाले वक्त के अंदर थोड़े साइंटिस्ट भी इसमें शामिल हो गए आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें रिचर्ड डॉकिंस है, मोस्ट फेमस वन है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। मज़े की बात है, मैंने उनके बुक का एनालिसिस भी किया है। मेरी बुक भी अगर आप मेरा नाम लिखेंगे तो वो आ जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। तो मतलब ये है कि एथिज्म की फील्ड में अगर फादर ऑफ एथिज्म है राइट नाउ इज रिचर्ड डॉकिंस, ही इज अ साइंटिस्ट राइट नाउ। एथिज्म की बुनियाद क्या होती है, तो चार्ल्स डार्विन का भी ज़हन में आया कि उसको भी इमोशनल ट्रॉमा था उसके बच्चों के बारे में। इसी तरह से कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा होता है। जावेद अख्तर का आपने जिक्र किया, उनको भी आप देखें कि उनकी एक स्टोरी सुनाते हैं। एक अनु कपूर एक बहुत फेमस एक्टर है, वो बताते हैं कि उनकी शबाना आज़मी से शादी कब हुई थी, व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन हिज काउच ड्रंक
ही वॉज अ हैवी ड्रिंकर। हैवी ड्रिंकर कौन होता है? जिसको कुछ ना कुछ इमोशनल स्ट्रेस होता है। ऐसे तो मतलब जो इस किस्म की जिसकी रूटीन है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? द पॉइंट इज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इमोशनली विद द पर्सन। फिर उसके जहन में ऐसे ख्यालात आते हैं और वो फिर जब उसके आंसर नहीं ढूंढ पाता तो मैं ब्लेम ज़रूर करूँगा उन लोगों का, उन स्कॉलर्स को जो उसके अच्छे आंसर नहीं दे पाते, सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो फिर वो फिर उस लाइन से निकल जाते हैं। ये प्रॉब्लम है असल में। जिम्मेदारी तो उस तरफ भी जाती है इक्वली obviously। है, कोई शक नहीं उसमें। ये भी बात हो सकती है कि कभी कभी आपको गलत आंसर दे दिया जाए तो आप बदजन हो जाते हैं, भाई मैं तो साइंस में कुछ और पढ़ के आ रहा हूँ, मुझे आप किसी और गलत आंसर बता रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप कहते हैं भाई मुझे नहीं पता, बिल्कुल ठीक, या मैं आपको कहीं से पूछ के बता दूंगा या ढूंढ कर बता दूंगा। ये भी बहुत गलत एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एथियज्म का राइज क्यों होता है? ये 2 पॉइंट्स की वजह से, या तो आप गाइड नहीं सेटिस्फाई नहीं कर पाते आंसर्स में, या फिर आप गलत बता देते हैं। बिल्कुल ठीक हो लाइक मैंने कहा ना, इवोल्यूशन की मिसाल दी, आप किसी स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे नहीं भाई ये तो कुफर है, कैसी बातें कर रहे हैं ऐसे ही मैं पूछने लगी थी कि एवोल्यूशन थ्योरी जो है ये तो सुनने में आता है कि इस्लाम तो इससे टोटली इनकार करता है कि बंदर से फिर हम इंसान की तरफ गए, तो फिर साइंस का एक इस पे अलग नज़रिया है, आपका क्या नज़रिया? अच्छा, इसमें वैसे तो काम जो मैंने भी अपनी बुक में बताया, मैंने भी कुछ किया है इसके अंदर। इसी तरह से पहले कुछ और स्कॉलर्स भी हैं, जैसे एक और बुक भी है इस्लाम एंड इवोल्यूशन, बुक का नाम है, डॉक्टर शुएब अहमद मलिक हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ब्रिटेन में होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के अंदर, स्कॉटलैंड में, उनकी बहुत अच्छी बुक है ये। इस बुक में बेसिकली उन्होंने वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ इकट्ठे किए, ओपिनियंस इकट्ठे किए हैं जो कि प्रीडिसेसर्स के थे, जो इवोल्यूशन में मानते थे। अच्छा, वो कहते थे इससे रिलीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप इवोल्यूशन में मान लें, आदम और हवा को बनाया ना, तो भाई दूसरे लोगों को तो अल्लाह ने नहीं कहा कि वो नहीं इवोल्यूशन से बनेंगे, बन भी सकते हैं। मतलब ये है कि नेफिलियन जायंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, वो भी हो सकता है, जायंट्स की भी बात हो सकती है, एंड देन व्हाई दे वर वाइप्ड आउट, देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी टू इट। लेकिन हो सकता है इसमें, इससे ये कहाँ पर बात आ गई कि खुदा नहीं है या खुदा का इनकार इवोल्यूशन से कहाँ पे आ गई? मतलब बताने का उन स्कॉलर्स का भी मकसद ये होता था बताने का कि अगर आप इसमें मान भी लें तो इससे बिलीफ इन गॉड पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने सिर्फ आदम और हव्वा का आपको बताया कि उनको मैंने अपने हाथ से बनाया था, बाकी किस तरह से बने हैं वो उसने आपको नहीं बताया। अगर आप वैसे लेकिन आपको इसको एनालाइज पर साइंटिफिकली करना है, तो साइंटिफिकली एनालाइज करें इवोल्यूशन के ऊपर। देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्केप्टिसिज्म इवन इन द वेस्ट। आपको एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्टीफन मेयर, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर बुक लिखी है, एक्सटेंसिव बुक ऑफ मोर देन 600 पेजेस, रिफ्यूटिंग इवोल्यूशन के रिफ्यूटेशन के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है। अच्छा, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है कि एवोल्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट करता है? फॉसल रिकॉर्ड जो है, फॉसल रिकॉर्ड ये होता है कि आप डिग अप करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ फॉसल्स निकालते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है वैसे। साइंटिफिक अमेरिकन के अंदर भी आर्टिकल्स वगैरह आते हैं कि वो बताते हैं कि ये जो फॉसल रिकॉर्ड है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल। इसमें एक साइंटिस्ट, उनका नाम है विलियम डेम्प्स्की, उन्होंने ये अपनी बुक में लिखी थी। उन्होंने भी, मज़े की बात है, इवोल्यूशन की रिफ्यूटेशन में बुक लिखी हुई है, वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं ये भी। उन्होंने कहा था कि कंट्रोवर्शियल इसलिए है ये रिकॉर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका एक्सेस ही नहीं है, आप मांग कर देख लें, आपको एक्सेस नहीं देंगे। आपको एनालाइज करने के लिए जब देंगे नहीं तो मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूँ कि ये ठीक बात कह रही है कि गलत कह रही है? दूसरी चीज़ कि आपने ज़्यादातर फॉसल को अभी तक एनालाइज ही नहीं किया, 80 to 90% तो आपने स्टोर में रखा हुआ है, आपको क्या पता है इस बारे में? तो ये भी कहा जाता है ना, एक लूसी के नाम से एक उन्हें मिला इंसानी ढांचा जिस पर रिसर्च की जा रही है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उसको विजिट करवाया जा रहा है। तो अगर इतनी इंसानी तारीख इतनी साल पुरानी नहीं है तो फिर वो कहाँ से आया? अच्छा, वो जो लूसी भी जो थी ना, वो भी निएंडरथॉल थी। निएंडरथॉल जो है आपका जो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल साइंसेस, जो आपका जो सबसे होमोसेपियंस का जो सबसे करीबी रिलेटिव है वो निएंडरथॉल्स होते हैं। तो निएंडरथॉल्स जो थे उसमें से कन्वर्जन के बाद ये थ्योरी है कि वो होमोसेपियंस के अंदर कन्वर्ट हुए थे। तो जो बेसिक पॉइंट है, ये भी तो फॉसल ही है ना। अब आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, ये फॉसल किसी और ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है जो कि अपनी ज़िंदगी जिया और अपनी ज़िंदगी मर गया। दे कुड नॉट सर्वाइव, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन की बात में बड़ा वजन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप फिटेस्ट हैं तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज यू विल बी वाइप्ड आउट। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स, गालिब गुमान ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं हु कुड नॉट सर्वाइव, हु कुड नॉट थ्राइव एंड दे वर वाइप्ड आउट। तो आखिर में क्या हुआ कि जो इंसान है वो एक इंडिविजुअल अपनी ऑर्गेनिजम्स के तौर के ऊपर, होमोसेपियंस वो हो सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एनालाइजेशन बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि ये फैक्ट है। मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, ये पॉसिबल है बहुत हद तक कि वो जो थे निएंडरथॉल्स थे वो कोई और ऑर्गेनिजम्स थे जो कि अपनी ज़िंदगी जिए और अपनी ज़िंदगी मर गए, ख़त्म हो गया। अब ये थ्योराइज करना कि ये निएंडरथॉल ही थे जो कि होमोसेपियंस में कन्वर्ट हो गए थे, ये लॉन्ग शॉट है। इसका एविडेंस आपको नहीं मिलता कि ये ही कन्वर्ट हुए थे होमोसेपियंस के अंदर।
तो यहाँ पर फिर ये जो कुछ साइंटिस्ट का मैं जिक्र कर रहा था, विलियम डेम्स्की हैं जैसे, स्टीफन मेयर हैं, इसके अलावा जॉन लेनेक्स हैं, ये भी बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, इन सबकी बुक्स हैं रेपुटेशन। इसके अलावा क्रीमो एंड थॉमसन है, उन्होंने द फॉरबिडन आर्कियोलॉजी के नाम से एक बुक लिखी है। इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि जो फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजी आपको दिखाते नहीं है, जो एवोल्यूशन के खिलाफ आपको बताती है, एविडेंस देती है, वो वाली तो आपको दिखाते ही नहीं। तो ये एक बाकायदा है इसमें, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन दैट। इट इज़ फॉर यू एज अ रिसर्चर, अगर आपको रिसर्च का इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च करें, जिस नतीजे भी पहुंचे, कोई हर्ज नहीं है, रिलीजन आपको नहीं रोकता, बिल्कुल आप उसी तरह से मानते रहेंगे। आप सिर्फ ये है कि अपनी मेथोडोलॉजी अपनी सेट कर लें, कोई हर्ज नहीं इंसान पड़ता। को बहुत सारी मखलूकात पर अशरफ अकल की बेसिस पे ही बनाया गया। एग्जैक्टली। इवोल्यूशन में भी आपको एक चीज़ फिर देखने की है कि जो लोग फिर एथियज्म का, जैसे मेन पॉइंट तो एथियज्म है ना, हमें इवोल्यूशन को डिस्कस करने की क्यों जरूरत पेश आती है? बिकॉज ऑफ एथियज्म, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ एथियज्म। तो जो वेस्टर्न जो क्रिश्चियनिटी थी, असल में वो ये इवोल्यूशन की वजह से जो अपने रिलीजन से बहुत जोड़ निकले थे, उसके अंदर इवोल्यूशन एक फैक्टर ज़रूर था, लेकिन ये भी था कि जो क्रिश्चियन चर्च थी, वो जो थी बेसिकली वो इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी अपने फॉलोअर्स को, कि आपको वो क्वेश्चन करते थे। वो आपको पता है, गैलीलियो गैलीली की आपको स्टोरी का पता होगा कि गैलीलियो गैलीली ने वो एक दफा सुना भी दे ऑडियंस के लिए। हाँ, हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है उसने दे दिया था, और ये चर्च का बिलीव ये था कि जियोसेंट्रिक मॉडल है। तो इसका नतीजा क्या था? चर्च ने प्रोसिक्यूट कर दिया उसको, फिर कैद में डाल दिया। फिर गैलीलियो जो थे वो फिर जब तक जिंदा रहे तो उस कैद के अंदर ही रहे। तो ये साइंटिस्ट के साथ इस तरह का सलूक करते थे वेस्ट के अंदर, पहले इस तरह से सलूक था। तो ये फिर नतीजा बना रेनेसांस के बाद कि वो फिर लोगों ने इसको टोटली क्रिश्चियनिटी को तर्क करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ साइंस, कि जी साइंस ही हमें हकीकत बता रही है, तुम क्या बता रहे हो हमें। तो वो आपको असल में बेसिकली वो क्रिश्चियन जो पोप और जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। दैट इज़ द पॉइंट। आप सेटिस्फाई किसी को कर दें तो वो क्यों छोड़ेगा? अभी एक थ्योरी है साइंस की, टाइम ट्रेवल थ्योरी। उसको कुरान में भी कहा जाता है कि जो जुल्करनैन है उनके 3 सफ़र थे। जी। और टाइम ट्रैवल को जो है वो भी कहा जाता है कि 3 तरह के टाइम ट्रैवल होते हैं। क्या ये बात सच है? ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। जुल्करनैन जो थे, ही इज़ अ वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। पहली बात है, फैसिनेटिंग भी है, मिस्टीरियस इस एतबार से है कि उनका जो काम है जो उन्होंने किया था ना जिन लोगों के लिए, वो आखिर ज़मा जो अभी आने वाला वक्त है तब तक भी वैलिड रहेगा, तब तक भी वो रहेगा। उन्होंने जो दीवार बनाई थी हदीद की, जो थी लोहे की दीवार, या उसका कोई मिक्सचर था जो भी उन्होंने बनाया था, तो उसके पीछे उन्होंने याजूज माजूज को कैद कर दिया था। ऐसे वो अभी दोबारा आना है उन्होंने, इसलिए वो हमेशा रेलिवेंट रहने वाली शख्सियत है जुल्करनैन। तो इसलिए वो ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितना कोई सर्च किया जाए उतना ही कम है। यहाँ पे ये कि क्या उनका टाइम ट्रैवल, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है कुरान में बताई गई है, डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कुरान के वर्ड्स हैं, सूरह कहफ के अंदर आते हैं कि जो सूरज है उन्होंने मर्की वाटर में, गदले पानी में उसको गुरूब होते हुए देखा। ऐसे ही है। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने कभी देखा, मैंने कभी देखा, नहीं देखा आपने, तो ये कहाँ पर देखा उन्होंने? किसी और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हो सकता है उन्होंने इस यूनिवर्स में देखा ही ना हो, कहीं और पे देखा हो। तो यहाँ पर आप थ्योराइज कर सकते हैं, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जुल्करनैन ने किसी और यूनिवर्स में देखा होगा जहाँ पर वो मर्की वाटर के अंदर वो गरूब हो रहा सूरज। बिल्कुल। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें शक नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन बताई जाती है इसी तरह से कि जुल्करनैन जब वो कौम से खिताब कर रहे थे, दूसरी ये पॉइंट आता है कि जिस जगह पे वो गए उन्होंने देखा कि लोग सूरज की जो शुआएं उससे बच नहीं पा रहे थे, और उसी के अंदर से वो डैमेज होकर वो मरते जा रहे थे। तो ये यहाँ पे वैसे हो सकता है दुनिया पे, जहाँ पे ओजोन लेयर नहीं होती ना, या जहाँ पे वो वीक होती है ओजोन लेयर, या तो हो ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसे मुकामात हैं कहाँ पर सनबर्न हो जाता है, आपको वहाँ पर उन्होंने वार्निंग लगाई होती है कि यहाँ पे ओजोन लेयर वीक है, तो अपनी आप सनबर्न से बचने के लिए थोड़ी सी एहतियात करें। तो यहाँ पर अगर ओजोन नहीं होगी तो यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन हैविंग सेड सो, ओजोन तो अब आके डैमेज हो रही है हमारी हरकतों की वजह से। एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिस्कशन के लिए भी। ये तो अब आके हमारी हरकतों से हो रही है, उस वक्त तो नहीं हो रही थी, उस वक्त तो ओजोन डैमेज नहीं थी, तो तब क्या था? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक इंडिकेशन मिलती है कि शायद वो ये दुनिया नहीं थी। और तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि वो जब यहाँ पर आए तो लोगों से बड़ी मुश्किल से बात कर पा रहे थे, मतलब वो यहाँ से उनको इस ज़ुबान का पता नहीं था, या ये भी हो सकता है, या ये कि उनको ज़ुबान का ही पता नहीं था इन लोगों को कि ज़ुबान भी कोई चीज़ होती है। तो दे आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, ये भी एक पॉइंट किस तरह से वो हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इंडिकेट कर सकता है कि ही माइट बी फ्रॉम ए डिफरेंट यूनिवर्स, देयर इज़ पॉसिबिलिटी। अब इजिप्शियन एक सिविलाइजेशन है, उसमें भी ऐसे किसी शख्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मिलती है जुल्करनैन जैसे किसी शख्स की, जो आसमानों से आया था। और वो जुल्करनैन बेसिकली 2 सींग वाले को कहते हैं, जिसके दो सींग वाला, उनका ऐसा हेलमेट होता होगा जो वो 2 सींग वाला होगा। तो उसकी डिस्क्रिप्शन इजिप्शियन जो एक मिथोलॉजी है उसमें भी आपको मिल जाती है। तो मतलब वो बहुत क्रूशियल है कि आसमानों से आया था। अच्छा, जैसा कि अभी आपने ना बात की कि इजिप्शियन मिथोलॉजी की, उसमें हज़रत जुल्करनैन का जिक्र है, तो
जो डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं ना उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होती है। जी जी जो दो बड़े रिलीजन्स हैं जिनको हम कहते हैं कि इस्लाम और हिंदुज़म, जी उनमें भी कहा जाता है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। एग्जैक्टली कहा जाता है कि एक एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, एक खुदा है, दोनों मज़हब मानते हैं, फिर दोनों मज़हब जो है वो प्योरीफाई करने के लिए हम वज़ू करते हैं, वो लोग गंगा में नहाते हैं। कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ समझते हैं कि दोनों अच्छा, मज़ाहिब में? इस्लाम और हिंदुइज्म के अंदर बेसिक तो सबसे बड़ी जो सिमिलैरिटी है वो तो वननेस ऑफ गॉड की है कि उसके अंदर भी, यहाँ तक कि उसके अंदर इसमें शक नहीं है कि उसके अंदर वो आइडोलेट्री इन्वॉल्व है उसमें। लेकिन आइडोलेट्री के बारे में भी मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, कि बहुत से लोग इस पे ऊपर, यहाँ तक कि आप गूगल भी करेंगे ना, विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, तो आपको हिंदुइज्म दिखाएगा। लेकिन हकीकत में बात, जहाँ तक मेरी रिसर्च में, ज़ाती रिसर्च में, यू कैन वेरी वेल डिसएग्री टू दैट एज वेल, वो ये है कि जो इंसान है, अकॉर्डिंग टू साइंस अगर मैं देखूँ तो ये कहा जाता है कि 3 लाख साल पहले इस दुनिया पे था। होमो सेपियंस जो था इमर्ज हुआ 3 लाख साल पहले। और जो ओल्डेस्ट आइडल आपको मिलता है, ओल्डेस्ट आइडल जो आपको यहाँ पर मिलता है दुनिया के अंदर, वो 12,000 साल पुराना है। इसका मतलब है देयर इज़ अ ह्यूज गैप। तो हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन कैसे हो गया भाई? वो तो आपका जो आइडल है सबसे पुराना, वो 12,000 साल पहले मिल रहा है आपको। सही। तो दैट इज व्हाट टेल्स अस कि उस वक्त जो लोग थे वो, इट इज, जब आइडल नहीं होगा तो हिंदुइज्म कहाँ से आएगा? तो वो इसमें बिलीव, हाँ ये जरूर है, इट इज वन ऑफ द एंशिएंट रिलीजन्स, मोस्ट एंशिएंट रिलीजन्स। ये एक जस्ट फॉर द रिकॉर्ड बता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी तो बुतों की पूजा बुत थे उस वक्त, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो ये 4,500 साल पहले, 5,000 साल पहले, ये तो बहुत करीब का ज़माना है। जब मैं जिस ज़माने की बात बता रहा हूँ वो बहुत दूर का है। तो आपको जब सबसे पुराना आइडल 12,000 साल पहले का मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलाते हैं ना। द पॉइंट इज कि आपको जब इंसान इतना पहले का, लाखों साल पहले का, तो उस वक्त वो कुछ कर रहा था, वो आप क्रेविंग्स, आपको एंशिएंट क्रेविंग्स मिलती हैं केव मैन की, तो उसके अंदर उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन का पता चलता है आपको। तो वो कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन था जब आइडल ही नहीं था? तो स्पिरिचुअल कनेक्शन कहाँ से था? तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि वो आइडल वर्शिपिंग नहीं करते थे। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, आपको क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़ है कि जो हिंदुइज्म है उसके अंदर जो आइडियोलॉजी है, त्रिशूल जिसको बोलते हैं, जो 3 त्रिमूर्ति उसको बोलते हैं, कि विष्णु, शिव और ब्रह्मा, जो 3 उनके बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं, उसमें जो विष्णु है ही इज कंसिडर्ड एज द सस्टेनर, शिवा इज द डिस्ट्रॉयर एंड ब्राह्मण इज द क्रिएटर। तो जो ये है कि जो विष्णु है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए हिंदुइज्म के अंदर। अब जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, वो उसी तरह के हैं जैसे वननेस ऑफ गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पर ये सिर्फ फ़र्क आता है इस्लाम में और हिंदुइज्म में, कि इस्लाम में सारे के सारे जो काम है, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये एक खुदा कर रहा है, एक खुदा। हिंदुइज्म के अंदर भी नज़रिया सेम है, अकीदा सेम है, लेकिन ये मुख्तलिफ शक्लें उन्होंने बना दी हैं, कि मुख्तलिफ शक्लें हैं जो इसको परफॉर्म कर रही हैं। और फिर जो बाकी जो है गॉड्स, बाकी इसके अलावा, इन तीनों के अलावा, ब्रह्मा को तो वो आपने कभी उसकी मूर्ति नहीं देखी होगी, इसकी वो उसको मूर्ति नहीं होती। शिव और विष्णु की देखी होगी। तो ये जो 2 है ना, ये इसके अलावा आपको जितनी मूर्तियाँ मिलती हैं ना, वो सिर्फ जो पाए सेंट्स वगैरह जी, वो जो सेंट्स थे उनकी हैं। जो खुदा है, गॉड्स हैं, वो ये हैं इनके लिए। बाकी जो है वो सेंट थे, कोई बहुत नेक आदमी थे, तो वो मे बी प्रॉफिट हो सकते हैं, कोई प्रॉफिट हो सकते हैं। में भी वो लोग भी बिलीव करते हैं, हम लोग भी बिलीव करते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि जो लॉर्ड कृष्णा जिनको वो लोग कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि वो अल्लाह के प्रॉफिट थे। ये भी एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, ये नेक लोग थे। ये 2 निकाल के जिनको वो वाकई खुदा के दर्जे के ऊपर समझे, बाकी जो थे वो नेक लोग थे, जिनके फिर आइडल बना के फिर उसकी वर्शिपिंग शुरू होगी। लेकिन हैविंग सेड सो, देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिटेल इन हिंदू स्क्रिप्चर्स एज वेल, जो कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसके अंदर कल की अवतार की जो एक पेशेन को ही मिलती है, उसके अंदर आपको प्रेडिक्शंस मिलेंगी, उसके अंदर आपको ये प्रोफेसीज मिलेंगी। तो ये जो कि इस्लामिक टेक्स्ट से बहुत मेल खाती हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑब्वियसली वो किसी प्रॉफिट थे जिनकी कोई बुक थी, उनके ऊपर नाजिल हुई थी। तो लेकिन हैविंग सेड सो अगेन, एक कॉशियस अप्रोच अपनाते हुए, ये बात मैं फिर कहूँगा, 100% 100% श्योरिटी से तो नहीं कह सकते, ये ज़रूर कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, व्हेन वी डू इट वी डू फाइंड आउट, हमें पता चलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि किसी ना किसी हद तक इस अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है, कोई भी ऐसी दुनिया में जगह नहीं थी जहाँ पे अल्लाह ने कोई रसूल ना भेजा। बेशक। तो वो भी तो, हिंदुस्तान भी तो उसी का पार्ट है, हिंदुस्तान भी तो दुनिया का हिस्सा है, तो यहाँ पे नहीं आया होगा, यहाँ पे भी तो आया ना। हर जगह, नेपाल, बांग्लादेश, जी। हर जगह पे जब तो दुनिया ने इस्लाह के लिए अल्लाह की, तो यहाँ पे भी आया, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे भी आए, तो इसके बल्कि यहाँ तक आता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड टेल्स अस कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया पे भेजे गए थे, तो वो श्रीलंका में उतरे थे,
और श्रीलंका में एडम्स माउंट यहाँ ऐसे करके एक जगह है जो कि आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि यहाँ पर उनका पाँव का निशान भी है, और वो वाकई एक बहुत बड़ा निशान है पाँव का। वहाँ पर है, अगर आप वहाँ पर इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, श्रीलंका में बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। एडम्स प्लेस इसको बोलते हैं, आप एडम्स प्लेस लिख कर सर्च करेंगे तो आपको श्रीलंका में दिखाएगा। तो श्रीलंका पहले हिंदुस्तान का पार्ट था, वो तो बाद में कंट्री बनी है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के जाने के बाद। तो यहाँ पे तो ये पहला नबी ही इस जगह के ऊपर आ रहा है, आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे, वो पहला ही इस दुनिया पे जो आ रहा है वो ही हिंदुस्तान में आ रहा है। तो बाद में कौन सी अगली बात कौन सी रहेगी? फिर उसमें जो है जन्नत और जहन्नुम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे यहाँ पे भी है और उनके रिलीजन में भी है, नेकी बदी का कॉन्सेप्ट भी है, बिल्कुल। और ये बात के जो गॉड कॉन्शियसनेस ने मतलब एक स्पिरिचुअलिटी का आंसर है जो योगा से लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी का जो आंसर है जितना इस मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी में मिलता है, दैट इज कंपेयर्ड, मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू मी, इतना दीगर जो रिलीजन है ना, अगर आप देखें जुडाइज्म प्लस क्रिश्चियनिटी, इस्लाम को तो हम हमेशा प्रेसिडेंस देंगे ऑफ कोर्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू अस इज द हक इज द ट्रूथ, बट अगर हिंदुइज्म का जो स्पिरिचुअल मैकेनिज्म्स हैं, जो योगा के जरिए से आपको स्पिरिचुअलिटी हासिल होती है, इसमें शक नहीं है कि वो बहुत हाईली सुपीरियर है, दीगर जो मेथड्स हैं उससे सुपीरियर है वो। लेकिन हैविंग सेड सो, इस्लामिकली आपको उसकी भी इजाज़त है, वो भी करें स्पिरिचुअलिटी हासिल करने के लिए, इनर पीस के लिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट एज वेल, बट इस्लाम ऑल्सो टेल्स यू डिफरेंट वेज टू अटेन स्पिरिचुअलिटी, जो कि अमाल, गुड डीड्स, अच्छे अमाल करेंगे तो अच्छा फील करेंगे, बड़ा डायरेक्ट रिलेशन आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बॉडीली मैकेनिज्म्स हैं जो हिंदुइज्म के अंदर आते हैं, तो वो बहुत सुपीरियर है मेरे ख्याल में टू अटेन स्पिरिचुअलिटी। अगर वो किए जाएं तो अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी ना हमने हज़रत जुल्करनैन के जो 3 सफ़र है उस पर बात की थी, उसमें ना आपने बात की कि जिस धात से उन्होंने वो दीवार बनाई थी, ये भी साइंस कहती है कि जो आयरन है, जो लोहा है, वो इस दुनिया का नहीं है, वो किसी और प्लैनेट से आया है। तो क्या कुरान से भी बात साबित होती है? बिल्कुल, सूरह हदीद जो है, हदीद का मतलब आयरन होता है, पूरी सूरत है इसके बारे में। उसके अंदर जो रूट वर्ड है ना अरबिक का, वो है अंजलना से रूट वर्ड, मतलब जो नाजिल किया जाना किसी चीज़ का, जैसे वही है नाजिल की जाती है ना, तो वो आसमानों से ज़मीन की तरफ आ रही होती है। तो डायरेक्टली इस वर्ड के हमें स्टडी से ही पता चल जाता है कि जब आयरन के साथ ये वर्ड आता है तो उसका मतलब है कि ये यहाँ पर उतारा गया है, एंड साइंटिफिकली इट्स प्रूवन दैट आयरन इज़ नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये यहाँ से नहीं आया, बल्कि मीटियोराइट्स जो होते थे ना, जो यहाँ पर आके लगते हैं, अर्थ के ऊपर लगते हैं, तो उसमें से कुछ बहुत सी बल्कि मादिनात हैं। ये आयरन में इंडिविजुअली सिर्फ ये नहीं कि आयरन, गोल्ड भी मज़े की बात है, गोल्ड भी इस दुनिया का नहीं है, ऐसे ही है। गोल्ड भी बाहर से आया। गोल्ड भी जो था वो भी मीटियोराइट्स के अंदर होता था, और वो आके ज़मीन के ऊपर लगते थे, और वो फिर ज़मीन के अंदर जो क्रस्ट है उसके अंदर वो दब जाते थे। तो ऐसा ऐसा माइनिंग करते हैं तो आपको मिलते जाती हैं सब्सटेंस, ज़्यादातर सब्सटेंस इसी तरह से मिलती हैं। तो आयरन दैट हैज़ बीन टोल्ड, लेकिन ये जब अल्लाह ताला ने ये बात बताई थी तो तब लोगों को नहीं पता थी, साइंस को पता चली है कि ये मीटियोराइट वहाँ से आ रहा है। मीटियोराइट की स्टडी से पता चल रहा है भाई ये आयरन, अच्छा वहाँ पर जो असल Fe आयरन है ये तो वहाँ से आ रहा है, तो ये तो आप पता चल रहा है आके। सो इट इज़ फैसिनेटिंग अगेन। बिल्कुल। और पानी के बारे में भी ऐसी है कि कुरान मजीद में अल्लाह कहता है कि पानी हमने उतारा, और अब साइंस जो है मॉडर्न वो कहती है कि पानी जो है वो भी किसी और प्लैनेट से हमें मिलता है। अच्छा, पानी भी जहाँ तक बात है, पानी के ट्रेसेस मुख्तलिफ प्लैनेट्स के ऊपर इंक्लूडिंग मार्स, वहाँ पर भी हैं। पानी वहाँ पर भी था, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर का मतलब है जैसे हमारे पास ओजोन लेयर है, उसके नज़दीक में हमें एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है जिसमें ऑक्सीजन बन जाती है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, पानी वहाँ पे भी था, लिविंग लाइफ के लिए सूटेबल। इसी तरह से यहाँ तक कि वो बेचारे प्लूटो को निकाल दिया हुआ है इस यहाँ से, उसके ऊपर भी पानी है, उसके ऊपर भी ओशन है। दीगर जो प्लैनेट्स हैं, जो रॉकी प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे पानी का आपको एविडेंस मिलता है। एंड हैविंग सेड सो, यहाँ पर भी पानी के अंदर, और वैसे तो कुरान में पूरा वाटर साइकिल है, सिर्फ पानी तक महदूद, पूरा वाटर साइकिल बताया कुरान के अंदर। और वाटर साइकिल की आपको पता है शुरुआत होती है इवेपोरेशन से, इवेपोरेट होता है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन है, क्लाउड्स बनते हैं, वो कंडेंसेशन है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन है, रेन है, उसके बाद ये कि सूरा रन आउट भी है। रन आउट के जाता कहाँ कहाँ है वो भी बताया कुरान ने, कि जाता कहाँ कहाँ पर, वो पानी जो हम फिर नाजिल करते हैं वो जाता कहाँ कहाँ पर है। सो ऑल ऑफ द वाटर साइकिल इज दैट इज मेंशन इन द कुरान। एंड देन वो जो वाटर का भी नाजिल होना वो भी उसने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब मिलाकर देखते हैं तो ये पूरा का पूरा वाटर साइकिल है, सिर्फ एक वाटर से रिलेटेड नहीं है। इट इज़, आई वुड से यूज द वर्ड वाटर साइकिल, दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड वेरी एक्सक्विजिटली इन द कुरान, जिसको कुरान भी हमें बताता है और साइंस भी जिसको मानती है। एवरी लिविंग थिंग इज मेड ऑफ वाटर। एंड अभी हमें पता चलता है, यू जस्ट ओपन अ माइक्रोस्कोप, एक सेल को आप स्टडी करें, आपको हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जरूर मिलेगा। एंड साइटोप्लाज्म इज व्हाट, इट इज वाटर बेस्ड। तो आपको हर सेल के अंदर वाटर ज़रूर मिलेगा। तो ये अल्लाह ने बताया
हर चीज़, हर जानदार को हमने वाटर से बनाया। तो यहाँ तक भी डिटेल कुरान में बताई गई। अभी आपने प्लैनेट्स की बात की थी, तो ये कहा जाता है कि नासा ने जो डिस्कवरी की है जिस प्लैनेट की, और हम जो कुरान की आयत सुनते हैं मशरिकैन और मगरिबैन के बारे में, जी जी। वो उस बात को प्रूव करती है। अच्छा, जो नासा की कुछ थ्योरीज हैं उसके अंदर फिर ये बात आती है कि नासा भी जो थ्योरेटिकली आपको चीज़ें बता रही होती है ना, उसको भी आप थ्योरेटिकली देखें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इससे पहले एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स की बात की थी, वो एडविन हबल ने फर्स्ट टाइम उसको आपको डिस्कवरी उसकी की थी। जैसे मैंने कहा ना, उसने स्टडी किया था टेलीस्कोप के, जो सबसे अभी जो टेलीस्कोप है जो कि इट्स ऑर्बिटिंग आउटसाइड दिस अर्थ, ज़मीन के बाहर टेलीस्कोप जो कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, एडविन हबल है। हबल के नाम के ऊपर हबल्स टेलीस्कोप है। अच्छा, एडविन हबल ने एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवरी, उसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। अच्छा, ये चीज़ भी है, अगर ऑडियंस की गाइडेंस के लिए थोड़ा सा बता दूं, जिस चीज़ के ऊपर भी साइंटिस्ट को कोई नोबेल प्राइज़ मिला हो ना, उस चीज़ को आप, ठीक है, उसको आप प्रॉपर साइंस के तौर पे ले सकते हैं। बाकी जो थ्योरीज़ हैं उनको आप एज थ्योरी अभी तक लें, जब तक कि वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचती कि जब तक वो फैक्ट नहीं बनता। इसी तरह से जो मशरिक और मगरिब है, दैट इज़ ए वे ऑफ टेलिंग अस, अल्लाह के लिए कोई मशरिक मगरिब नहीं है, उसके लिए कैसे हो सकता है? ये तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बताया जाए, डायरेक्शन बताई जाती है यहाँ तक। जस्टिफाइड। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और कुछ भी नहीं है। अभी अगर आप देखें, इस दुनिया से बाहर जाएंगे, फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS है, उसका मशरिक मगरिब, उसका मशरिक मगरिब क्या है? उसके तो दुनिया से ही बाहर है वो, उसका मशरिक मगरिब क्या होगा? तो ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सिर्फ। तो यूनिवर्स के लिए भी चूंकि ये इन्फिनिट है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमारा ही है, तो हमें इसे को इसी तरह से लेना चाहिए। फॉर अस, अगर आप बात करें हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, तो ठीक है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सही हो गया। अभी ओशन का भी जिक्र किया हमने पिछली अपनी बात में, तो ओशन क्या भी कहते हैं कि जहाँ दो ओशंस मिलते हैं, साइंस भी उस बात को मानती है, कुरान में भी उस बात का जिक्र है, और उसी तरह से डार्क साइड ऑफ ओशन पे भी यही बात कही जाती है। ये ओशनोलॉजी की जो साइंस है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग साइंसेस अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो सबकी सब रिलाई ही ओशन पे कर रही है। आपका जो ऑक्सीजन है ना, बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि आपको दरख्तों से मिलती है, शक नहीं है, उसमें मिलती है। 70% आपकी ऑक्सीजन आ रही है ओशन से। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि ओशन के अंदर होते हैं, जो आपकी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो 70% ऑक्सीजन जो आपकी आ रही है वो ओशन से आ रही है। कुरान में जो वर्ड आता है वो है मजमल बहरैन, यानी जो दो ओशंस आपस में मिलते हैं तो हम वो आपस में क्रॉस नहीं करते, यानी दो मुख्तलिफ वाटर, जो आज हमें पता चल रहा है, जो दो मुख्तलिफ वाटर की टाइप्स हैं, वन टाइप इज स्वीटर एंड वन इज सॉल्टियर। मोर ऑफकोर्स ओशन तो होता ही सॉल्टी है, तो इन दोनों की जो आपस में मिक्सिंग है वो नहीं होती है, एंड देयर इज़ अ बैरियर, देयर इज़ अ हिडन बैरियर बिटवीन देम। तो वो जो हिडन बैरियर है वो कुरान उसको बताता है कि मजमल बहरैन, कि हम उनको जब आपस में मिलते हैं तो दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। अब आकर हमें इस चीज़ का पता चलता है कि दैट इज़ ट्रू, देयर इज़ अ हिडन बैरियर बिटवीन देम, कि जब दो ओशंस आपस में मिलते हैं तो उनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। दैट इज़ इन इटसेल्फ इज़ सो फैसिनेटिंग कि मैं ये कहता हूँ कि ये तो आप कह लें कि मिरेकल के लेवल के ऊपर की बात है कि इस वक्त इतनी बारीक बिनी से, कुरान ने इतनी बारीक बिनी से ये बात आपको बताई है कि दो चीज़ें, दो ओशंस जो कि अपेरेंट फिनोमिनन है, काफ़ी अरसे तक आपको ओशनोलॉजी की फील्ड तो अब आके कर रही है, अब आके तरक्की कर रही है, तो आपको अब आके पता चल रहा है, हालांकि आपकी आंखों के सामने था, लेकिन अब आपको पता चल रहा है। एंड कुरान टोल्ड यू दैट 1400 ईयर्स अगो, एंड सुभान अल्लाह, इट इज़ सो फैसिनेटिंग। इसी तरह से कहा जाता है कि जो अबाबील और हाथियों का वाक़या है वो भी कुरान में पहले ही बता दिया गया था, और वो कितनी देर बाद जाके जो है वो हमने प्रैक्टिकली देखा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी है कि अबाबील क्या, इट्स अ बर्ड, ये इसकी डिस्क्रिप्शन तो नहीं है कि कौन सा था या किस तरह का था। इट वाज अ मिराकुलस काइंड ऑफ एन इवेंट, ये भी था, ये भी बात है, लेकिन ये बात ज़रूर हमें पता चलती है, विद साइंस वी कैन नो देयर आर सम सब्सटेंसेस लाइक थर्माइट का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ लाइक 2500 डिग्रीज, वो तो स्टील को भी मेल्ट कर देता है। तो इंसान क्या चीज़ है? इंसान तो फिर किसी खाते में नहीं आता। तो ये है कि वो थर्माइट टाइप की कोई रॉक हो सकती है, वो आपके ऊपर गिरे तो इट विल मेल्ट यू इंस्टेंटली। तो ये तो आपको एक कुरान एक इंजंक्शन है, ये जो इंजंक्शन आप इसको जब स्टडी करते हैं तो अब आके आप देखते हैं कि देयर आर सम थिंग्स दैट आर अवेलेबल राइट नाउ, जो हमें अभी पता चलती हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं, थर्माइट जैसी, और भी चीज़ें हैं, लावा जैसे फॉर एग्जांपल, लावा भी तो मेल्ट ही करता है ना, और क्या होता है, यही भी तो रॉक फॉर्म करता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रॉक एज वेल। तो ये जो है अबाबील की जो एग्जिस्टेंस थी, और उसके बाद जो उन्होंने जो काम किया और वो जो उसके नतीजे में हुआ, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ मिरेकल। मिरेकल्स की एक साइंस ये भी हमें समझनी चाहिए, मिरेकल्स को साइंटिफिकली इंटरप्रेट करने से थोड़ा सा ग्रेस करना चाहिए। उसकी एक वजह है कि मिरेकल्स हैं वो इवेंट्स जो कि जिनको हम उर्दू में बोलेंगे खरके आदत, यानी जो आम फिजिकल लॉज होते हैं, ये उन लॉज से हटकर कुछ होता है। आम हालात में ऐसा नहीं होता
कि आप कोई फ्लॉक देखें बर्ड्स का, आपने कभी देखा या मैंने कभी देखा कि फ्लॉक है और वो हाथों में कुछ लाकर किसी को फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो जब उन्होंने किया तो दे वर गाइडेड टू डू सो, यानी मिरेकुलस इवेंट था वो। तो जो मिरेकल होता है खर के आदत होती है, मतलब उसको आप कह सकते हैं एक ओकेजनल इवेंट होता है, किसी नबी के जरिए भी हो सकता है या अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे अबाबिल का वाक़या वो खुद भी अल्लाह खुद भी कर सकता है। तो मिरेकल्स जो होते हैं वो फिजिकल लॉस में हिंड्रेंस होती है, उसके अंदर खर्क वाक़ई हो जाता है। तो वो थियोलॉजी के अंदर, ऑन्टोलॉजी के अंदर उसका है कि ये एक्सेप्शन है। अगर आप इसको भी फिजिकल लॉस पे लाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, ये भी हदीस में आता है। तो आप फिजिकली देखें तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरिकल क्या है? ये हाँ मौजज़ा है, ये है तब होते थे। साइंटिफिकली दिस इज अ मेरिकल, और ये बाकायदा ऑन्टोलॉजी है, ये तो एपिस्टेमोलॉजी है कि आप मेरिकल को आप इसको करके आदत ही समझेंगे, आप इसको फिजिकल लॉस के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज अंबिया को जो मौजज़ात अदा किए जाते हैं वो इस फिजिकल रियल्म से बाहर के होते हैं। तो इस वजह से हम उसको साइंटिफिकली, मैं इसका कायल नहीं हूँ कि उसको करें इंटरप्रेट, लेकिन अगर देखा जाए तो हमें साइंस उसमें मैच भी कर जाती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात जो गए थे तो वो टाइम डायलेशन है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है, वो टाइम डायलेशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी स्पीड से गए। बुराक इस अगर उसको तर्जुमा करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी है आम जुबान में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की मतलब स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट है मतलब जब आपकी स्पीड इतनी हो कि आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो टाइम है वो रुक जाता है, वो डिलेट्स जो थी उस टाइम तो वो टाइम डिलेशन है। लेकिन चूंकि ये मिरेकल है तो हम इसको 100% ऐसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि देखो ये फिनोमेनन टाइम डायलेशन का अकर हो गया ना, पता चल रहा है लेकिन कि आइंस्टाइनियन फिजिक्स के अंदर दिस इज पॉसिबल, बट इज इट अचीवेबल फॉर अस पीपल? क्या हमारे लिए अचीवेबल है? नो, बिकॉज इट्स अ मिरेकल। आइंस्टाइन ने भी थ्योरी तो बना दी है, एक्सपेरिमेंटली अचीवेबल है नहीं है। अच्छा, अभी आपने ना जो वाक़या मिराज है उस पर बात की, तो ये भी वाक़या मिराज में कहा जाता है कि जब आसमानों पर ट्रैवल किया तो वहाँ पर उन्होंने जो अंबिया कराम से उनसे एक से ज़्यादा मरतबा उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो जिस तरह से हम कॉस्मोलॉजी का डिज़ाइन देखते हैं, 7 आसमान 7 ज़मीनों 7 जहानों का, ये भी कहा जाता है कि जो अल्लाह कुरान पाक में बताता है, तो साइंस भी इस बात को मानती है कि जो यूनिवर्स का डिज़ाइन है ये उसी का एविडेंस है। हाँ जी, ये देखें वो हज़रत मूसा से बार बार मुलाकात हुई थी, बाकी तो नबियों से एक एक बार ही मिले थे, हज़रत मूसा से बार बार मिले थे क्योंकि नमाज को कम करवाने भेज रहे थे। वो कहते थे मुझे पता अपनी कौम का, तो आप भी इसको कम करवाएं। नमाज को जो है 50 से फिर कम होते होते 5 रह गई थी। तो वो ये है कि जो जिस मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे वो तो हमें नहीं पता, उसका नहीं पता, लेकिन ये चीज़ पता चलती है ज़रूर कि दैट वॉज समवेयर आउटसाइड दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का बात नहीं थी। और जो कुरान का वर्ड है कि हर आसमान के ऊपर एक नबी, कुछ के ऊपर 2 भी थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम थे, वो 2 थे एक आसमान के ऊपर ही। तो ये भी है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो यूनिवर्स की जो शेप है, वैसे साइंटिफिकली देखा जाए तो वो तो फ्लैट है। यूनिवर्स वो दुनिया फ्लैट नहीं है लेकिन यूनिवर्स फ्लैट है। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लैट अर्थ वाला। वो आपने बोला तो मेरे दिमाग में रिलीजियसली कि वो रिलीजियसली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा उसको। रिलीजियसली, अच्छा मैंने शुरू में आपको बताया है कि अली बिन हज़म की एक मिसाल दी थी। इब्ने हज़म ने, जैसे मैंने कहा था कि कुरानिक वर्स से अखज़ करके ये बात बताई थी कि जो अर्थ है, प्लानट अर्थ, ये जियोस्फेरिकल इन शेप है। ये ही वॉज द फर्स्ट वन टू डू सो। लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऑफ पीपल की, रिलीजियसली बता रहा हूँ, इस्लाम के अंदर भी अब तक भी जो कि मानते हैं कि दुनिया फ्लैट है। उसके लिए एक आयत वो बताते हैं कि सूरह गाशिया की आयत है, तो आफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत, वो वाली वहाँ से आयत। तो मतलब ये है कि वाइलल अर्दी कैफ सुतिहत, ये आयत है। तो ये कि हमने जो है वो दुनिया को बनाया और उसको बिछा दिया। मज़े की बात अब वो है कि आप जब चलते हैं ज़मीन के ऊपर तो बिछी हुई है ना, और क्या है, ये ग्राउंड तो नहीं है। जो कर्वेचर है वो तो आपको बड़े फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नजर आएगा। आप दुनिया से बाहर जाएंगे तो तब नजर आएगा कर्वेचर। या आपको समुद्र के ऊपर है तो आप किसी शिप को देख रहे हैं। जाता है ना, ज़माना जाहिलियत में लोग समझते थे कि वो क्योंकि वो फ्लैट है तो वो गिर जाएंगे। फ्लैट है, एग्जैक्टली। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपने देखना होगा तो आपके लिए बेस्ट है कि आप किसी बीच पे चले जाएं। अगर कोई शिप जा रहा है तो उसको देखते रहें, वो ऐसा ऐसा गायब हो जाएगा। क्यों होगा भाई? आप यहाँ से अगर देख रहे हैं आसमानों के अंदर तो आपको चांद इतने मिलियन ईयर्स दूर वो भी नज़र आ जाता है, मिलियन किलोमीटर्स दूर। तो ये थोड़ी सी देर बाद शिप साहब क्यों गायब हो गए हैं? कर्वेचर की वजह से। वो ऐसा ऐसा कर्वेचर है ना, तो वो ऐसा ऐसा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता जाता है, राउंड होता जाता है, तो इस वजह से वो आपको नज़र नहीं आता। तो दैट इज़ व्हाट कि आप एविडेंस के तौर के ऊपर भी देख सकते हैं कि ये प्लैनेट अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, दैट इज़ स्फेरिकल, जियोस्फेरिकल यानी सर्कुलर है।
बिल्कुल। तो लेकिन ये एक मेजॉरिटी अफसोस के साथ कहा जाता है, मैं यही कहूँगा, अफसोस ही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। अभी भी कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि कहते हैं नहीं जी अर्थ फ्लैट है। तो बजाय इसके कि इस चीज़ को आप इख्तियार करें, आप साइंटिफिक एविडेंस को देखें और आप देखें कि आप कुरानिक वर्स को जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं उसकी और इंटरप्रिटेशन भी पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा कि आपके पाँव के नीचे जो ज़मीन है वो बिछी हुई है, पाँव के नीचे की ज़मीन फ्लैट है, ये तो राउंड नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि प्लैनेट है, बिग ह्यूज प्लैनेट, तो इस वजह से जितना आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बड़ा करेंगे तो तभी कर्वेचर नजर आएगा, इसके अलावा तो नज़र नहीं आएगा। तो ये इसका है। तो बहरहाल फ्लैट अर्थ का जो पॉइंट है ये भी। इसके अलावा मैं जैसे बात कर रहा था कि जो दुनिया की शेप है यूनिवर्स की वो फ्लैट है, अलबत्ता सेलेस्टियल बॉडी सब की सब राउंड है। उसकी वजह, हाँ उसकी वजह ग्रेविटी। राउंड क्यों है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी टेंड टू राउंड अप थिंग्स, एक दूसरे के साथ मिला देती है ग्रेविटी चीज़ों को। और फ्लैट यूनिवर्स इसलिए है क्योंकि देयर इजंट एनफ मैटर इन द यूनिवर्स, मैटर एंड एनर्जी जो इसको राउंड कर देती। तो दैट इज़ हाउ बेसिक साइंस टेल्स अस कि ये जो शेप्स हैं ये किस तरह से काम कर रही हैं। अभी हम मिरेकल्स की बात कर रहे हैं तो कुरान मजीद का एक मिरेकल हम सुनते हैं कि सूरह रहमान से जो है पेशेंट्स हील होते हैं। आप भी मेडिकल से जो है वो रिलेटेड है, और बहुत बहुत बड़े जो है हमने इससे मिरेकल्स होते देखे हैं और सुने हैं लोगों की ज़ुबान से। ये भी एक मिरेकल है। देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, अगर मैं कहूँ ज़ाती तौर के ऊपर कुरान पाक के अंदर आपको स्पिरिचुअली हमने तो साइंटिफिक साइड को आज डिस्कस किया सारा, लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअल साइड को देखूँ तो कुरान मजीद की जो स्पिरिचुअल साइड है वो इंतहा, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ दी मोस्ट सुपीरियर। मैंने आगे बात की थी कि कुछ प्रैक्टिसेस हैं जैसे योगा है, आपको बहुत अच्छा फील करवाती हैं, लेकिन देयर आर सम सर्टेन फ्रीक्वेंसीज इन द कुरान जो आपको सुनने से ऐसा फील करवाती हैं दैट यू आर इन सम अदर वर्ल्ड, यू आर इन ट्रांस, ऑल ऑफ योर वरीज एंड ऑल ऑफ योर टेंशंस टेंड टू डिसअपीयर बिकॉज ऑफ दैट। तो इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं, कुरानिक अल्फा न्यूमेरिक्स ही कहते हैं ना, अपनी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एग्जैक्टली। और ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो फिर आपको बताएंगे। मैं इसके अंदर जो ये तो नहीं बता सकता कि कितने मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, लेकिन देयर इज़ अ सर्टेन पॉइंट, ये भी एक साइंस है कि आपको एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जब आप कुरान की तिलावत सुनते हैं तो यू टेंड टू, देयर इज बहुत से एक्सपेरिमेंट्स मौजूद, सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। जैसे लोगों से वो पूछते हैं जाके हाउ डू यू फील आफ्टर लिसनिंग टू द कुरान, तो वो आपको बताते हैं कि आई फील पीसफुल। Most of the time the people say that we feel peaceful after. दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। बिकॉज अल्लाह का कलाम है, सीधी सी बात है। क्यों अगर आपको पीसफुल फील हो रहा है, अल्लाह का कलाम है। बहुत सी ऐसी सूरतें, आज सूरह रहमान इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिमेट्रिकल एंड रिदमिकल आउट ऑफ ऑल द सूरज ऑफ द कुरान। वैसे आखिरी पारे की कुछ और भी हैं रिदमिक जो सूरतें हैं, बहुत प्यारी बड़ी सूरह दुहा है, बड़ी रिदमिकल है इसी तरह से। लेकिन सूरह रहमान जो है वो दी मोस्ट रिदमिकल है, दी मोस्ट रिदमिकल सूरह है। तो वो रिदम जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपको एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर रखने की वजह से पूरी सूरत के अंदर उसको सुनने की वजह से आपके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। इसलिए इसको बार बार सुनने से बहुत सी स्पिरिचुअल हीलिंग भी होती है जो मेडिकली पॉसिबल नहीं है, वो स्पिरिचुअल हीलिंग आपको देती है वो चीज़। आप बहुत से पेशेंट्स को हम खुद भी रेकमेंड करते हैं भाई सूरह रहमान को सुनने लगा कर, तो आपको ऑटोमेटिकली पीसफुल फील होगा बिकॉज देयर इज़ सर्टन रिदम टू दैट सूरह। वो रिदम जो है दैट इज़ अल्लाह के उन रमज़ों में से है जो कि वही जानता बेहतर, लेकिन उसने हमें अता किया है, ये उसकी खुसूसियत है हमारे ऊपर। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमर। जो आज के दौर में हम बहुत ज़्यादा बात सुनते हैं कि जो साइंटिफिक मिरेकल्स है कुरान उसको कैसे एविडेंस उसके लिए देता है, उस पर हमने आज डिस्कशन कर रहे थे और आपने उस पर बहुत डिटेल में हमारे साथ बात की। उसमें हम थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन पर हमने बात की, खाना काबा के तवाफ़ पर बात की, बिग बैंग पर बात की, एम्ब्रियोलॉजी पर बात की, वाटर, आयरन, दूसरे प्लैनेट से आए हैं, इस तरह की तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया, उसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी, और इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है, एथिज़म पर बात की, दो बड़े मज़ाहिब है उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, इसको भी डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई रियली एंजॉयड इट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट वाज वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि ज़ाती तौर के ऊपर मैंने हमेशा फील किया देयर इज़ अ गैप टू डिस्कस ऑल दैट, और वही गैप हमने फिल करने की कोशिश की है, एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड डिस्कसिंग ऑल दैट। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस नॉलेज और अपनी जो रिसर्च है वो ऑडियंस के साथ शेयर की। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। आज के एपिसोड में हमने उन साइंटिफिक मिरेकल्स का जिक्र किया जो कुरान से भी प्रूव होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।